दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर अभी आपने सिंधु घाटी सभ्यता के कई पहलुओं पर बात की। जैसे हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था को देखा, इनके प्रशासन को देखा, इसके बाद इनके सोशल लाइफ को देखा, आपने सामाजिक जीवन को देखा, आपने इनकी आर्थिक व्यवस्था देखी, इकोनॉमी देखी। ठीक है। और अब हम देख रहे हैं इनके धर्म को, इनका रिलीजन कैसा था। तो जैसे जब हम धर्म की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, तो यहाँ पर जो इनकी जो पूजा पद्धति थी वो प्राकृतिक पूजा के लोग ज्यादा मानते थे, यानी नेचर से जुड़ी हुई चीजों को ये ज्यादा महत्व देते थे। ये इनकी पूजा पद्धति से भी पता चला और इनके साक्ष्यों से भी पता चलता है कि लोग प्राकृतिक पूजा को ज्यादा महत्व देते थे। तो देखिए इनकी पूजा पद्धति। अब यहाँ पर जो इनकी पूजा पद्धति थी, तो इस पूजा ये किसकी किसकी पूजा करते थे। सबसे पहले आपको मातृ देवी के बारे में बताया गया था, इनकी पूजा पहले से करते थे। ठीक है। पशुपति की पूजा पहले से ही करते थे। अब यहाँ पर ये पशु की पूजा करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब कुंवर वाले सांड की बात बताई गई थी आपको कि इनका जो प्रमुख पशु था वो क्या था, कुबड़ वाला सांड था। तो यहाँ पर कुबड़ वाले सांड की ये पूजा भी करते थे। यहाँ पर गाय की पूजा नहीं थी, ध्यान रखना आप लोग। ये दिमाग में बहुत जल्दी ऑप्शन आपको अगर गाय दिखा तो आप गाय को ही है ना टिक करेंगे। पर यहाँ पर जो पूजा पद्धति में ये सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते थे, पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है, क्लियर है। तो आप लिख ही सकते हैं पशु। ठीक है, इसकी कुबड़ वाले। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वृक्ष पूजा इनकी थी। ठीक है, ये आप जानते हैं कि वृक्ष पूजा पहले भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी करते थे और वृक्ष पूजा आज भी। ठीक है, तो वृक्ष पूजा में क्या करते थे, ये पीपल है ना, बबूल, ठीक है, बरगद, ये सब इनकी वृक्ष पूजा थे। इसीलिए हम देखते हैं कि आज का भी जो हमारा समाज है वहां पर भी वृक्ष पूजा होती है। जैसे आज भी महिलाओं के द्वारा बरगद के वृक्ष को पूजा जाता है ना। तो वृक्ष पूजा आज भी है, जो किसके द्वारा हमको मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा मिली। ठीक है। अब यहाँ पर जल पूजा है ना, जल की पूजा होती है। देखिए, अगर यहाँ पर जल की पूजा ना होती तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्नानागार मिला था, यहाँ पे तालाबों के साक्ष्य मिले थे। तो ये सब क्यों बनाया गया था, ये जब कोई धार्मिक त्योहार होता था तो वहां पर स्नान करते थे और उसके बाद जल चढ़ाते थे। क्लियर है। इसलिए यहाँ पर क्या बने थे, स्नानागार बने थे। ये किसके लिए थे, धार्मिक अनुष्ठान के लिए थे, ये धार्मिक की पूजा पद्धति के लिए बनाए गए थे। ठीक है। हम आज का जो समाज है वहां पे जल जल दिया जाता है, यानी बहुत सारी पद्धति ऐसी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हम आज उन्हीं के द्वारा सीखे हैं उन्हीं को आज लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सूर्य पूजा हम सभी करते हैं, ये लोग पहले भी करते थे। ठीक है, सूर्य की पूजा हो रही है। यहाँ पर अग्नि की पूजा, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको हवन कुंड के साक्ष्य बहुत मिले, है ना। तो जो हवन कुंड के साक्ष्य मिले वो अग्नि पूजा को बताते हैं, हम भी आज वही करते हैं। ठीक है। इसके बाद सर्प पूजा ये लोग करते थे, है ना, और लिंग पूजा होती थी। तो इस तरह से इनकी क्या थी, पूजा पद्धतियां थी। अब हम कुछ चीज देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहां पर मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। क्या नहीं हुआ यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य, यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य
नहीं मिले। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो इसके समकालीन सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां पर मंदिरों के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, पुरोहित के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पुरोहितों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो इसके समकालीन एक सभ्यता थी, वहां पर किसके साक्ष्य मिले हैं? वहां पर मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, पुरोहितों के नहीं मिले। अच्छा, वहां ऐसा भी कहा जाता था कि जो मंदिर होती थी वहां फसलों को रखा जाता था, अन्न को रखा जाता था। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्नों को रखने के लिए क्या हुआ करते थे? अन्नागार हुआ करते। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अब अगली बात यह है कि ये लोग योग से परिचित थे। ये लोग कैसे थे? योग से परिचित थे। क्यों? क्योंकि कुछ योग की मुद्राओं में भी अवशेष मिले हैं। तो ये सिद्ध होता है कि हाँ, यहाँ लोग योग करते थे या योग से परिचित थे। ये सब साक्ष्य बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये अंधविश्वास कैसे थे? अंधविश्वास करते थे। ठीक है। कैसे थे? अंधविश्वासी थे। यानी भूत प्रेत, है ना, इन पर ये विश्वास करते थे, इनको ये मानने वाले थे। ताबीज पहनते थे ये, है ना। ताबीज का इनकी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व था। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसको मानने वाले थे? अंधविश्वासी थे। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज और है, ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, यानी पुनर्जन्म की मान्यताओं को ये मानते थे। किसको मानते थे? ये पुनर्जन्म। क्लियर? तो पुनर्जन्म की मान्यताओं को ये मानते थे। ठीक है। अब यहीं पर एक बात और आती है। ठीक है, एक बात और है कि इनकी जो दाह संस्कार की विधियां होती थी वो 3 टाइप की होती थी। कैसी होती थी वो? 3 टाइप की होती थी। ठीक है, देखिए कैसे। अंतिम संस्कार जिनके होते थे वो 3 टाइप के थे। ठीक है, कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। देखिए कौन कौन। एक होता था दाह संस्कार। ठीक है। दूसरा था पूर्ण समाधिकरण। और तीसरा होता था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण। अब इनमें क्या अंतर था? इनमें अंतर ये था कि जो दाह संस्कार होता था ये हिंदू रीति रिवाज से था। दाह संस्कार होता था ये हिंदू रीति रिवाज से था। इसका मतलब कैसे? इसका मतलब ये कि बॉडी को पहले जलाया जाता था, फिर उनकी अस्थियों को दफनाया जाता था। तो ये कैसा था? हिंदू रीति रिवाज से। यहाँ पर जो पूर्ण समाधिकरण की बात करते हैं ये मुस्लिम रीति रिवाज से था। यहाँ पर बॉडी को पूरा दफनाया जाता था। और यहाँ पर ये जो आंशिक की बात करते हैं ये पारसी धर्म से संबंधित था। यानी यहाँ पर पहले बॉडी को खुला छोड़ देते थे, फिर उनको कुछ पक्षी या जो खाने वाले जीव हैं वो खाते थे, इसके बाद उसको दफनाया जाता था। तो अंतिम संस्कार यहाँ पे 3 टाइप को आपको देखने को मिला। पहला दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और
आंशिक समाधि। क्लियर है? तो ये आपका था धर्म के बारे में। और यहाँ पर एक चीज और है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक चीजें थी उनकी मान्यता आज भी चली आ रही है। जैसे हम लोग स्वास्तिक को मानते हैं ना, शुभ लाभ, है ना, कोई पूजा पद्धति होती है तो हम लोग सबसे पहले स्वास्तिक, ये कहाँ से आया? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है। अब इसी में जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे लिपि को लेकर। किसको लेकर? लिपि को लेकर, इनकी स्क्रिप्ट कैसी है। ठीक है। अब देखिए इनकी लिपि को, इनकी लिपि कैसी। एक्चुअली 1853 में क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता के नमूने मिले, लिपि के नमूने मिले। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? नमूने मिले। ठीक है। फिर 1873 में 1873 में क्या हुआ कि कनिंघम ने इस पर विचार किया, इस लिपि के बारे में। 1873 में 1873 में कनिंघम ने क्या किया? इस पर विचार किया और फाइनली जो 1925 में इस लिपि को पढ़ने का काम किया गया, पढ़ने का प्रयास किया गया। एक इतिहासकार थे वेडेले, तो उन्होंने क्या किया? इसे पढ़ने का प्रयास किया। तो पढ़ने का प्रयास कब किया गया? पढ़ने का प्रयास कब किया गया? 1925 में। ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पर इस लिपि के 3 प्रकार देखे गए। कितने प्रकार देखे गए? 3 प्रकार देखे। पहली थी चित्रात्मक, दूसरी थी भाव चित्रात्मक और फिर थी अक्षरात्मक। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा साक्ष्य थे वो किसके थे? चित्रात्मक थे। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या थे? चित्रात्मक थे, जिसको आप एक्टोग्राफी बोलते हैं। फिर इसके बाद थी भाव चित्रात्मक, जिसको आइडियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए आपको बुकों में लिखा रहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी या चित्रात्मक थी। सबसे ज्यादा आपको चित्रात्मक मिलेगी, फिर कौन मिलेगा? भाव चित्रात्मक। क्लियर है? तो ये थी आपको लिपि के बारे में। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है। चलिए, अब इसी में अगला टॉपिक है आपका कला को लेकर। इनकी आर्ट देखते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम देखते हैं सिंधु घाटी के लोगों की कला क्या है। ठीक है। अब जब हम कला के बारे में बात करते हैं तो ये कला इनकी बहुत ही अद्वितीय थी। जैसे आप कल्पना नहीं कर पाएंगे आज के टाइम पीरियड। जैसे देखा जाए तो इनकी जो कला थी उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, अगर हम बात करें कि वास्तुकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, ठीक
या फिर इसी में और आप ले सकते हैं मृदभांड हो या इनकी मोहरें हो। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कला वाला पॉइंट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। तो जब हम वास्तुकला की बात करते हैं, अगर हम एक एक को डिस्कस करें, जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो वास्तुकला की शुरुआत थी, जो वास्तुकला स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? सिंहवासियों के द्वारा किया। इसके द्वारा किया गया, सिंहवासियों के द्वारा। यानी ये बिल्कुल सही बात है, अगर वास्तुकला का आरंभ हुआ तो किसके द्वारा किया गया? सिंधवासियों के द्वारा। अब आप खुद ही सोचिए कि उसी वास्तुकला को हम आज फॉलो करते आ रहे हैं। इसीलिए जो यहाँ की टाउन प्लानिंग थी, वहाँ पर चाहे आंगन हो, चाहे जो वहाँ रूम बने रहते थे, ये सब वास्तुकला के हिसाब से बनते थे। गेट कहाँ खुलना है, किस साइड खुलना है, किस दिशा में खुलना है, सब कुछ कैसा अरेंज था। इवन जो आपको स्नानागार मिले थे, ये सब वास्तुकला पर निर्भर थे, सब उसी के हिसाब से बनाए गए थे। ठीक है, तो वास्तुकला का अगर आरंभ माना जाता है तो जो वास्तुकला का आरंभ वो कहाँ किया गया था? सिंधवासियों के द्वारा ही किया गया था। जैसे आपको वास्तुकला का अगर आप उदाहरण देखें, यहीं पर अगर आप उदाहरण देखने का प्रयास करें, तो आप स्नानागार को ले सकते हैं। ठीक है, आप सभा भवन को ले सकते हैं। ठीक है, आप पुरोहित निवास को ले सकते हैं। ये सब किसके उदाहरण है? आप जो भवन बने थे उनको ले सकते हैं। किसके उदाहरण? ये सब वास्तुकला पर। इसलिए वास्तुकला का अगर प्रारंभ की गई, वो किसके द्वारा की गई? सिंधवासियों के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब हम मूर्ति कला की बात करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि मूर्ति कला का जो मूर्ति कला का आरंभ था वो भी सिंधवासियों के द्वारा किया गया। ठीक है, यानी मूर्ति कला का जो आरंभ था किसके द्वारा किया गया? सिंधवासियों के द्वारा। क्लियर है बात? यानी सिंधवासियों ने ही मूर्ति कला को जन्म दिया। और आप जानते हैं उस समय मूर्ति कला का कितना महत्व था। ठीक है, अब यहाँ पर 3 टाइप की मूर्ति आपने देखा होगा। यहाँ पे 3 टाइप की मूर्ति आपको मिली। एक प्रस्तर यानी पत्थर की, धातु की और मिट्टी की, इसको बोला जाता है मिट मूर्ति, या आप मिट्टी लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक, इतनी मूर्तियां मिली यहाँ पे इस टाइप की। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी मूर्ति कला का जो आगाज था वो किसके द्वारा किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम जब बात करते हैं मृदभांड की, जब हम बात मृदभांड की करते हैं तो मृदभांड यहाँ पर हाथ से भी बनाए जाते थे और चाक से बनाए जाते थे। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है, 2 तरह से बनाया जाता है, हाथ से भी और चाक से भी। अच्छा, यहाँ पर एक विशेषता ये थी कि यहाँ की जो मिट्टी होती थी उसमें वो लाल कलर मिलाते थे
और लाल कलर मिलाने के बाद उसमें काले रंग की लाइनें या कुछ ऐसी चित्रकला करते थे। ठीक है, तो इनका मृदभाण तो बहुत चित्रित रहता था। तो पहले क्या होता था, लाल कलर मिलाते थे मिट्टी में, फिर उसमें काले रंग की डिजाइन करते थे, कुछ है ना, चित्रकला करते थे। ठीक है, इसके बाद मोहरे हैं। तो मोहरे आप जानते हैं यहाँ पे करीब करीब 2000 से ऊपर मोहरे मिली हैं, जिसमें आपको पशु पक्षी सबके अंकन आपको मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी कला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मेन सोर्स में तो बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए, अब यही एक अंतिम पॉइंट इसका बचता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और वो है पतन। पतन, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, है ना। पतन तो ये आप जानते हैं कोई भी सभ्यता आई है, उसका विकास हुआ होगा, उसका क्रमिक विकास हुआ होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब उस सभ्यता को जाना पड़ेगा, उसका पतन होगा। तो इसकी पतन को लेकर आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इतिहासकारों के बीच मतभेद शुरू से ही था। चूंकि मतभेद इसलिए था कि जो साक्ष्य थे सब आर्कियोलॉजी थे, सब पुरातत्व से थे। तो यहाँ पर पतन को भी लेकर इतिहासकारों में मतभेद होगा। तो जब पतन को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हुआ, तो यहाँ पर दो टाइप के मत आने लगे। कितने? दो टाइप। देखिए कैसे। जो पहला आया वो आया आकस्मिक, और जो दूसरा आया वो आया क्रमिक पतन। दो चीजें हैं यहाँ, इतिहासकारों के बीच मतभेद था। अब यहाँ पर जो आकस्मिक पतन में था, वो ये रीजन दिए गए कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण हो। क्या हुआ? विदेशी आक्रमण हुआ। फिर क्या हुआ? यहाँ पे बाढ़ आई होगी, ठीक है, सूखा पड़ा होगा, इस तरह की सब बातें की गई। ठीक है, नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया होगा। ये सब किसमें बात बताएगी? आकस्मिक में, कि कोई आपदा आ गई होगी। क्योंकि आर्य तो है, जो अगली सभ्यता होगी वो आर्यों की होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर आक्रमण हुए होंगे। ठीक है, तो ये इतिहासकारों के अपने अपने मत। जब हम क्रमिक में आते हैं, जब हम क्रमिक में डिस्कस करते हैं, क्रमिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया कि यहाँ पर व्यापारिक गतिरोध हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर व्यापारिक गतिरोध हो गया। तो जब व्यापारी रुक गया, और आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तो व्यापार प्रधान थी, तो अगर ऐसी स्थिति बनी तो भी पतन हो जाता है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्रशासन सही नहीं, यानी प्रशासन का फेलियर। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पारिस्थितिक असंतुलन हो। क्या कहते हैं कुछ लोग? कि यहाँ पर पारिस्थितिकी असंतुलन हो। इस तरह की बातें सिंधु घाटी सभ्यता की पतन को लेकर आई, और यहीं से इतिहासकारों में मतभेद हुआ। पर फाइनली ये माना जाता है कि चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो हुआ, तभी नई सभ्यता का आगाज हुआ। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक एंड होता है।